All right, good morning, everyone. Hi, Sriyam. Hi, Harsh. Good morning, Aman. Good morning, Shravya. Hi, Prashast. Good morning, Sarvesh. हाँ बोलो अमान. हाँ हाँ, जो तुमने भेजा ना ग्रुप क्या बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप वाला ना. हाँ, उसके लिए वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा. व्हाट आई वुड रेकमेंड इज कि उसके 2 क्वेश्चन ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, उसका डेटा यूज करके ट्राई कर लो, या तो फिर रुक जाओ, होल्ड करो, मैं बताता हूँ. ठीक है या. ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसके रिगार्ड्स में होमवर्क दिया था, करा आप लोगों ने? क्या होमवर्क दिया था मैंने? एफबीओ के आई थिंक क्वेश्चंस दिए थे. लेट मी जस्ट डबल सी. एफबीओ एफबीएस के दोनों के क्वेश्चंस दिए थे. टाइम नहीं मिला करने का. कब करोगे फिर? कल टीडब्ल्यूटी के बाद में? Hmm, चलो ठीक है, कर लेना. ऐसा इतना बड़ा कोई लोड नहीं है, मतलब आज वैसे भी अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम का. एंड देन उसके बाद में मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस करा दूंगा. एंड देन उसके बाद में फिर आप बचा हुआ पूरा बुकलेट भी कर सकते हो. ठीक है, चलो. ऑल राइट देन, लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन विद couple of examples of heterogeneous equilibrium, and we'll be applying LCP on those equilibrium, trying to understand specially what will be the effect of pressure and temperature on these equilibrium. तो नोटिस करना, सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है H2O लिक्विड एंड H2O वेपर या H2O गैस के बीच के इक्विलिब्रियम का. Now, if I ask you to think about what is the effect of temperature and pressure on this equilibrium, तो आप कैसे देखोगे? How will the effect of temperature be? Because this is endothermic reaction, endothermic process, right? This is a common expected knowledge from you, ठीक है, that this is an endothermic process. H2O लिक्विड से H2O गैस जाना है, तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और वेपर्स बनने लग जाएंगे. ऑलराइट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का इफेक्ट आप कैसे सोचोगे? आप यहां पर नोटिस करोगे गैसियस स्पीशीज को, एंड उसके हिसाब से आप डेल्टा एनजी पर कमेंट करोगे. उससे आप बताओगे किस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा. राइट, यहाँ पे डेल्टा एनजी कैसा है? डेल्टा एनजी इज पॉजिटिव, मतलब क्यूपी के एक्सप्रेशन में प्रेशर न्यूमरेटर में रहेगा, एंड अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा न्यूमरेटर बढ़ेगा, मतलब क्यू के से बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. राइट, और यू कैन थिंक ऑफ द स्टेटमेंट जो हम लोगों ने लिखा था, पढ़ा था, P इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर गैसियस मोल्स व्हिच इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन दिस इक्विलिब्रियम, ये आप लोगों को समझ में आ गया है. नाउ नोटिस करना, if I ask you about this second equilibrium,
H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड के बीच में है, ठीक है। अब इसमें टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, थोड़ा गेस वर्क करके बताओ। What will be the effect of temperature and pressure on this equilibrium? ठीक है, टेम्परेचर का तो आई गेस सबको पता है, राइट। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज अगेन दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जाना इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। चलो, प्रेशर से क्या रहेगा? प्रेशर वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। What will be the effect of pressure? अभी तक तो किसी ने, प्रशस्त ने करेक्ट दिया है आंसर, अभी ईशान ने भी दे दिया है। अमान, तुम्हारा थॉट प्रोसेस करेक्ट है, बट लेट मी रिमाइंड यू, यहां नोटिस करो, दिख रहा है नीचे क्या लिखा है ये? तो अब यहां पर, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी फोकस करना, दैट जब मैं प्रेशर का इफेक्ट देखना चाह रहा हूं ऑन दिस इक्विलिब्रियम H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड वाला, तो इस इक्विलिब्रियम पर आप डेल्टा Ng के हिसाब से कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहां पर यू माइट वांट टू से कि सर डेल्टा Ng 0 है तो नो इफेक्ट, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थॉट प्रोसेस दैट कम्स टू योर माइंड। बट द थिंग इज कि यहाँ पर डेल्टा Ng डिफाइंड ही नहीं है। डेल्टा Ng डिफाइंड होने के लिए एटलीस्ट एक गैशियस स्पीशीज प्रेजेंट होनी चाहिए, सो दैट इज नॉट द केस ओवर हियर, ओके। नाउ गिवन दिस, अब आप यहाँ पे नोटिस करो ऐसे क्वेश्चंस को अब हमें कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है। जब डेल्टा Ng हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान में रख लो, ठीक है। ये एलसीपी से ही आता है स्टेटमेंट, दैट अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर वॉल्यूम और हायर डेंसिटी साइड। This is how you have to remember and apply effect of pressure, especially on those reactions जहां पर delta Ng defined नहीं है, such as this example H2O solid and H2O liquid का। अब इसमें which is the one which is of a higher density, that is an expected knowledge from you guys, that H2O liquid is actually of a higher density as compared to H2O solid, ठीक है। वाटर का अनोमलस केस होता है जहां पर लिक्विड फेज का डेंसिटी इज मोर देन द सॉलिड फेज का, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अपन ने बॉन्डिंग में इसका वो केज लाइक स्ट्रक्चर भी देखा था H2O सॉलिड वाला, जिसकी वजह से डेंसिटी इसकी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आपको याद हो तो वो स्केटिंग वाला एग्जांपल देकर मैंने आप लोगों को थर्मो में भी कैलकुलेशन करके डेल्टा जी के थ्रू बताया भी था, ठीक है। दैट प्रेशर अप्लाई करने से
आइस मेल्ट होना होता है। नाउ अब नोटिस करना, ये जो दो डिस्कशन मैंने अभी किए, दो एग्जांपल्स जो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करे, H2O सॉलिड, H2O लिक्विड और H2O गैस वाला, ठीक है, दिस इज समथिंग विच apart from the thermodynamic calculations, it is represented graphically on this kind of a diagram which is called as a phase diagram. What is this phase diagram? ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, it is a P versus T graph, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। एंड इस फेज डायग्राम में हमें पता पड़ता है दैट सब्सटेंस कौन से फिजिकल स्टेट में रहेगा अंडर गिवन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस। तो मान लो मैं आपको प्रेशर दे देता हूं और टेम्परेचर दे देता हूं, ठीक है, ये टेम्परेचर दे दिया और ये प्रेशर दे दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग अब आप देखोगे कि सब्सटेंस किस रीजन में लाई कर रहा है। कैन यू सी विच रीजन में ये लाई कर रहा है आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर? चलो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई गेस थोड़ा आपके लिए एक साथ मल्टीपल चीजें हो गई, तो चलो एक एक करके नोटिस करो। लेट मी use this technique. Let me eliminate first something which is not required right now. Okay, एक मिनट, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी नोटिस करना थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोगों को इन द लास्ट क्लास H2O लिक्विड एंड H2O गैस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया था। What will be the equilibrium constant? It will be equal to vapor pressure of H2O upon solid की liquid की activity which is 1, right? याद आ रहा है? अब टेम्परेचर के साथ में K कैसे वेरी कर रहा था? ln K2 by K1 was equal to delta H0 by R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब K की जगह मैं यहाँ पर वेपर प्रेशर लिख दूं, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि वेपर प्रेशर का वेरिएशन विद टेम्परेचर कैसा है? डेल्टा H0 पॉजिटिव है क्योंकि ये एंडोथर्मिक है ना, H2O लिक्विड से H2O गैस, तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो वेपर प्रेशर भी मेरा बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है? ऐसे लॉगरिथमिक फैशन में, ठीक है, इस तरीके से, लाइक यू कैन से P इज इंक्रीजिंग E की पावर T के लाइक एक्सप्रेशन में, इस तरीके का कर्व आ रहा है। तो ये आपको समझ में आया दैट ये कर्व कैसे ड्रॉ हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये कर्व समझ में आया ना? एज सच आपको इसके कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, बट व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर? वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी आर एबल टू गेट द फेज बाउंड्री, ठीक है, फेज बाउंड्री यहाँ पर फॉर इन पर्टिकुलर आई हैव talked about the phase boundary of liquid and vapor phase,
ठीक है, इस बाउंड्री पर प्रेशर टेम्परेचर रहेगा तो लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मान लो अगर उससे कम टेम्परेचर है तो H2O वेपर फॉर्म में रहना चाहेगा, अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर है, ऊपर है, तो H2O लिक्विड फॉर्म में रहना चाहेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फेज बाउंड्री, जिसके अक्रॉस द टू फेजेस इन विच वेपर एंड लिक्विड आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। ठीक है, अब इसमें नोटिस करना दैट व्हेन प्रेशर इज 1 atm तो टेम्परेचर क्या होता है जिस पर बॉइलिंग होती है H2O के लिए? ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 केल्विन। अगर आप शिमला चले जाओगे तो वहां पर प्रेशर कम होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम रहता है ना, तो वहां पर कम टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। यू कैन सी दैट इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस, then to achieve that external pressure, lesser temperature is required, and that is the boiling point. Okay. Now this is something which is the liquid vapor system that I have shown on this graph. ठीक है, इसी तरीके से you can also plot liquid solid and solid vapor on this graph, and जब वो करते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करना then you get these phase boundaries. ठीक है, ये सॉलिड लिक्विड की बाउंड्री आ गई। ठीक है, ये सॉलिड और वेपर की बाउंड्री आ गई, यहाँ पे सॉलिड है और उसके नीचे यहाँ वेपर है। ठीक है, नाउ यहाँ पर वाटर के लिए एक्चुअली ये जो ग्राफ में सॉलिड लिक्विड का स्लोप होता है, ठीक है, वो लेफ्ट तरफ इंक्लाइंड रहता है। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच यू आर अवेयर ऑफ, ये जस्ट मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप लोगों ने वैसे फिजिक्स में देखा होगा ना ये ग्राफ, फिजिक्स में देखा है कि नहीं देखा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो वाटर के लिए, ठीक है, ये वाला जो स्लोप रहता है सॉलिड लिक्विड का, वो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहता है, ऑलमोस्ट वर्टिकल रहता है, लाइक ऑलमोस्ट। इसमें तो फिर भी मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखाया है कि लेफ्ट हैंड की तरफ इंक्लाइंड है, बट दिस इज लाइक ऑलमोस्ट वर्टिकल, बहुत ही थोड़ा सा लेफ्ट हैंड की तरफ टिल्ट रहता है। नाउ आप नोटिस करना, इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड लिक्विड फेज बाउंड्री। ठीक है, व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? और लाइन की जगह क्या बोलूं मैं, कर्व बोलूं, व्हाट इज दिस कर्व इज गोइंग टू बी कॉल्ड? दिस विल बी कॉल्ड एज सॉलिड वेपर फेज बाउंड्री।
ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन नाउ इजिली गेस. इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस इज liquid vapor phase boundary. So these boundaries, they separate the physical state in which the substance will be existing under given pressure temperature conditions. ठीक है, अगर मान लो आपको ये प्रेशर दिया है और ये टेम्परेचर दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंगली आप प्लॉट करोगे और जहां पर वो प्लॉट आएगा तो पता पड़ जाएगा विच फेज द सब्सटेंस इज एग्जिस्टिंग इन. तो यहाँ पर ये सॉलिड फेज के अंदर आया था. ठीक है, नाउ अब इसी में आप नोटिस करोगे, ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ ओनली, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा है यहाँ पर, ये बढ़ता जा रहा है. कैन यू सी ऑन दिस ग्राफ? ठीक है, इनफैक्ट यहां पर आप नोटिस करोगे 1 atm पर सॉलिड लिक्विड की बाउंड्री जहां पे मीट करेगी, ठीक है, 1 atm ये जहां पर सॉलिड लिक्विड वाली बाउंड्री को कट कर रहा होगा, ठीक है, दैट विल करस्पॉन्ड टू अ टेम्परेचर विच विल बी योर फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट. कितना रहता है ये टेम्परेचर 1 atm सिचुएशन पर? 273 केल्विन. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, जूम इन करके. हाँ, मतलब 273.15 will be actually a more better answer because यहाँ पर ये almost vertical line रहती है. ठीक है, तो ये टेम्परेचर ऐसा 273.15 Kelvin. This is your freezing point temperature of water when the external pressure is 1 atm. अब आप नोटिस कर रहे हो अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा, ठीक है, इफ आई एम इंक्रीजिंग प्रेशर, तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट घट जा रहा है, दिख रहा है ग्राफिकली, क्योंकि इसका स्लोप स्लाइटली ऐसे लेफ्ट हैंड की तरफ इंक्लाइंड है. ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है इन केस ऑफ H2O. अच्छा, देन देयर इज दिस पॉइंट जहां पर सॉलिड लिक्विड एंड वेपर तीनों साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, इस पॉइंट को ऐसा ट्रिपल पॉइंट कहते हैं. However, interesting point है, but it is not something which we need to actually focus on right now. That is not something which is really a point of focus. वो अपने आप में एक interesting point है. आपको इनफैक्ट YouTube पर वीडियोस भी मिलेंगे उसके, आप देखोगे तो, जहां पर सॉलिड लिक्विड एंड वेपर तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं. लाइक वीडियो में आपको दिखेगा कि बबल्स भी बन रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड भी फेज साथ में दिख रहा है. So that is the triple point region. But this is not something which you need to be really concerned about right now. अभी आपको जो इस ग्राफ से देखना है, समझना है, ठीक है, वो क्या है, मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ. ठीक है, that this is a phase diagram of a substance, pressure versus temperature graph, and what it gives is the idea about the state in which the substance would be present under given pressure temperature conditions. तो इसमें सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों फेज आपको दिखेंगे विद देयर बाउंड्रीज. ठीक है, अब क्योंकि आप लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पढ़ा था गैसियस स्टेट चैप्टर में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. दैट एट सर्टेन टेम्परेचर टी क्रिटिकल, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड और वेपर की बाउंड्री खत्म हो जाती है. देयर इज नो
डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर का फेज बियॉन्ड दिस पॉइंट, ठीक है, बियॉन्ड दिस टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर, आप नोटिस करोगे मैं कितना ही प्रेशर बढ़ा लूं, ठीक है, जैसे यहां पर बिफोर क्रिटिकल पॉइंट नोटिस करना, इस रीजन में नोटिस करना, ठीक है, मान लो मेरा वेपर इस टेम्परेचर पर है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के पहले, और अब मैं उसका प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो देयर विल कम अ पॉइंट जहां पे वो लिक्विफाई हो सकता है, इट कैन क्रॉस दिस बाउंड्री प्रेशर बढ़ाने पर, and it can go into the liquid phase. This is below critical point temperature. But critical point temperature के बाद में कैसा रहता है, यहां पर आप नोटिस करना, मान लो यहां पर मेरा सब्सटेंस है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर है, एंड अब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, आई विल नेवर बी एबल टू लिक्विफाई द सब्सटेंस, ठीक है, व्हाट वी से इज दैट द सब्सटेंस इज इन अ सुपर क्रिटिकल स्टेट, that temperature greater than Tc gas cannot be liquefied, ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट इस ग्राफ पे कहां पे दिखता है, आपने क्योंकि गैसियस स्टेट में ये पीवी ग्राफ में देखा था, ठीक है, आपने पीवी ग्राफ पर क्रिटिकल पॉइंट देखा था, आपने देखा था कि टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये ऐसे हाइपरबोलिक कर्व्स बनते रहते हैं, बट अगर टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर है तो देयर कैन बी लिक्विफिकेशन ऑल्सो, राइट, तो ये पीवी ग्राफ्स आपने देखे थे उस टाइम पे, दिस इज अ पी वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है, दैट्स व्हाई वो वाला ग्राफ अलग दिखता है, ये वाला ग्राफ अलग दिखता है, दोज वर आइसोथर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर लिए थे और उनको उन कांस्टेंट टेम्परेचर पर फिर देन प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन देखा था, यहाँ पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है, सो यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ आपको, ये इक्विलिब्रियम H2O लिक्विड एंड H2O गैस वाले इक्विलिब्रियम के बारे में एकदम क्लियर कट आइडिया है, समझ में आ गया है दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिमिलरली आपको H2O सॉलिड और H2O लिक्विड इसके भी इक्विलिब्रियम के बारे में एकदम क्लियर कट आइडिया आ गया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन दिस इक्विलिब्रियम। नाउ एज एन एडिशनल पीस ऑफ नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे एज एन एडिशनल पीस ऑफ नॉलेज मैंने आपको इन्हीं पॉइंट्स को इलैबोरेट करने के लिए, ठीक है, ये जो सॉलिड लिक्विड गैस फेज है ऑफ H2O, कैसे इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ये डायग्राम आपको बताया है, कॉल्ड एज अ फेज डायग्राम। फेज डायग्राम इज अ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ which lets you know that under given pressure temperature condition which physical state the substance is going to be present in, ठीक है, कैसे ड्रॉ करा जाता है ये ग्राफ, ठीक है, इट इज थर्मोडायनेमिक्स बिहाइंड इट, एंड उसमें मैंने आपको एक लिक्विड वेपर का क्विक कैलकुलेशन भी करके दिखाया, वो जो मैंने लॉन P2 by P1 is equal to delta H naught by R T1 by 1 by T1 minus 1 by T2 वाला लिखा था इक्वेशन, वो करके बताया, ठीक है, ऑल्दो यू डोंट नीड टू गेट इनटू मच डिटेल्स ऑफ इट दैट ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर बेसिकली P वर्सेस T ग्राफ में तीन phases रहते हैं, solid, liquid, vapor, which are separated by their phase boundaries, and they tell us which phase the substance is going to be under given pressure temperature conditions, right? The phase boundaries represent the equilibrium condition between the two phases. So under certain pressure temperature condition, liquid vapor can be in equilibrium. One of the known data points is 1 atm 100 degrees centigrade, that is called as the boiling point temperature. Similarly, solid liquid also exists in equilibrium at 1 atm and temperature is 273.15 Kelvin or 0 degree centigrade.
ठीक है, इसको मैं यहाँ पर 0 डिग्री बोल देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखकर, फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, and you can see that how these freezing point and boiling point are varying with pressure. अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। ठीक है, ग्राफ से दिख रहा है आप लोगों को? इज दिस समथिंग विच इज क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, देन फिर मैंने एडिशनली इसमें क्रिटिकल स्टेट, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में भी बता दिया। ठीक है, विच वाज समथिंग जो कि आप लोगों ने P वर्सेस V ग्राफ्स में ऑब्जर्व किया था, वो यहाँ P वर्सेस T ग्राफ में भी रहता है। लाइक एक टेम्परेचर रहेगा बियॉन्ड विच यहाँ पर ये जो बाउंड्री है ये खत्म हो जाती है, इस बाउंड्री ये दिस सीजेस टू एग्जिस्ट। बियॉन्ड दिस पॉइंट द सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है, ऑलराइट, चलो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन। ठीक है, लेट्स से you have the following graph in front of you. Oh, sorry, following example, third example, carbon graphite and carbon diamond. ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं what will be the effect of temperature and pressure on this graph? हाँ, टेम्परेचर का ठीक बताया अमान तुमने। राइट सर्वेश, टेम्परेचर का ठीक है। टेम्परेचर का इसमें कैसे सोचा आपने? कार्बन ग्रेफाइट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 रहता है, कार्बन डायमंड का समथिंग पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा एच देखूंगा, पॉजिटिव -0 है, तो मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब प्रेशर का इम्पैक्ट कैसे देखना है? प्रेशर का यहाँ पर मैंने ऐसे बताया आपको, डेल्टा एनजी डिफाइंड नहीं है। अगर डेल्टा एनजी डिफाइंड नहीं है तो फिर हम लोग कैसे डील कर रहे हैं इसके साथ में? वी आर गोइंग टू use up this point that equilibrium shifts towards higher density. ठीक है, तो यहाँ पर formation of diamond will be favored, and this is a statement that you have learned in junior classes also, that formation of diamond from graphite is favored by high temperature and high pressure conditions. टेम्परेचर बढ़ाने पर एज वेल एज प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है। समझ में आया? ग्रेट, ऑलराइट, इस इक्विलिब्रियम के बारे में कमेंट करो। फोर्थ इक्विलिब्रियम के बारे में, हमें सोडा बनाना है, CO2 गैस को पानी में डिसॉल्व करना है। सो व्हाट विल बी द फेवरेबल कंडीशंस? टेम्परेचर कम रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए, प्रेशर कम रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। ऑल्दो आपको जीके से भी पता ही है, लाइक यू नो what is a good condition for the soft drinks to be in.
टेम्परेचर वाइज एंड प्रेशर वाइज, बट यहाँ पर अब आप इसको केमिकल इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्टिव से भी आंसर कर सकते हो। Correct. Dissolution of CO2 in water is favored by lower temperature and higher pressure. Right? कैसा? यहाँ पर आप लेट्स से टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाह रहे हो। अब मैंने ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता दिया कि यहाँ पर डेल्टा एच लेस देन 0 है। ठीक है, व्हेन CO2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर तो वो क्या होता है, H2O के साथ में इंटरैक्ट करता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, विच इज अ प्रोसेस जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये मैंने आपको पहले से बता दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पर अब आप डेल्टा एनजी के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक गैसियस स्पीशीज है प्रेजेंट। तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम लेसर गैसियस मोल्स दैट इज फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर the favorable conditions for this are lower temperature and higher pressure. समझ में आया क्वेश्चन? Is this clear with everyone? किसी को डाउट है इसमें, कुछ नहीं समझ में आया हो, पूछना हो? प्रेशर वाला पार्ट आप देखो ना, यहाँ पे या तो मैथमेटिकली आप सोच सकते हो डेल्टा एनजी यहाँ पे नेगेटिव है, 0 -1, तो डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो प्रेशर डिनोमिनेटर में रहेगा। डिनोमिनेटर में प्रेशर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, राइट, ऑल राइट। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ अब एक बार आप। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? नहीं, आई थिंक सिंगल चॉइस करेक्ट ही है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब आप नोटिस करना, ठीक है, इसका आंसर मैं कैसे दे रहा हूँ। सो टेम्परेचर का आपने को इफेक्ट देखना है, तो दैट मीन्स वी नीड टू फिगर आउट एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कैसा रहेगा, राइट। सो नोटिस करना ए एंड डी आर एक्सोथर्मिक
व्हाई? कैसे गेस कर लिया? Because they are combustion reaction, right? This implies यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर शिफ्ट बैकवर्ड होगा, ठीक है? तो ए और डी आंसर नहीं है। अच्छा, लुक एट बी ऑप्शन, ठीक है? बी ऑप्शन में ओजोन एंड O2 है, राइट? नाउ डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2 is actually assigned as 0, and delta H naught formation of O3, this is a less stable version, so this is going to be something positive. So this implies ये जो reaction है इसका delta H कैसा रहेगा? 0 minus something positive, तो वो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। Thus delta H reaction is 0 minus समथिंग पॉजिटिव, तो दैट मीन्स ये नेगेटिव होगा। सो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो फिर इसमें भी शिफ्ट बैकवर्ड ही रहेगा, राइट? एंड देन द लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, ये तो हमने जस्ट ऊपर ही किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है? इसमें भी इसी थॉट प्रोसेस से जाते हैं। ग्रेफाइट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0 whereas डायमंड इज पॉजिटिव, तो ये एंडोथर्मिक रहता है, ठीक है? समझ में आया कैसे करा इस क्वेश्चन को? ग्रेट, ऑलराइट, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, देन वी विल कवर दिस फाइनल टॉपिक ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इस वाले का क्या आंसर रहेगा? So there is some substance which when dissolved in water, ठीक है? This is higher volume, this is lower volume, right? And absorption of heat हो रहा है. So what is the effect of temperature and what is the effect of pressure? करेक्ट, तो यहाँ पर एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, एंड यहाँ पे डेल्टा एनजी डिफाइंड नहीं है, डेल्टा एनजी डिफाइंड नहीं है, हम लोग कैसे आंसर करेंगे? प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स मोर डेंसिटी और लेसर मोल्स, तो वो भी फॉरवर्ड जाएगा, राइट? सो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आर द फेवरेबल कंडीशंस। हाँ बोलो सर्वेश। सर ऊपर ऑप्शन सी होगा। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा? अरे हाँ, मतलब राइट, ये ए एंड डी था, ये सी ऑप्शन था, एंड दैट इज द आंसर। डी ऑप्शन इज इन द वन, करेक्ट करेक्ट, ठीक है? ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, चलो ठीक है। सो एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आप चैप्टर का, which is called as simultaneous equilibrium. Now what is meant by simultaneous equilibrium? ये तो काफी obvious English है, that two or more equilibrium are
in the same system with one or more common species. ठीक है, and that common species is not liquid or solid because उसका एक्टिविटी हम वैसे भी काउंट कंसिडर नहीं करते. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू नोटिस करना. इफ आई हैव अ सिस्टम जिसमें दोनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है एंड सी इनके बीच में कॉमन स्पीशीज है, तो यस दिस इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. मान लो ये तीन इक्विलिब्रियम साथ में प्रेजेंट है, इनमें बी सी डी मल्टीपल स्पीशीज है विच आर कॉमन. बी जो है वो पहले दूसरे में कॉमन है, सी जो है वो तीनों में कॉमन है, डी जो है वो दूसरे और तीसरे इक्विलिब्रियम में कॉमन है. Right? So it is a case of simultaneous equilibrium. What about this? यहाँ पर A goes to B plus C and D goes to 2E है ये दोनों सेम ही वेसल के अंदर, सेम ही सिस्टम के अंदर, बट दे डोंट हैव एनी कॉमन स्पीशीज बिटवीन देम. दैट मीन्स we don't call it as a case of simultaneous equilibrium. समझ में आया? What is simultaneous equilibrium? हाँ, डेफिनेशन यही है, two or more equilibrium in the same system with one or more common species is called as a situation of or a case of simultaneous equilibrium. Now, how do we solve it? How do we go about solving such cases? इसके पहले ऐसा न्यूमेरिकल हमने नहीं देखा, बट अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो इसमें जो अप्रोच है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, and it will also become easy and straightforward to solve. Now, before starting the approach, I will like to highlight that दोनों equilibrium साथ में exist करते हैं. ठीक है, let's say simultaneous equilibrium में दो equilibrium का example मैं ले रहा हूँ, तो दोनों equilibrium simultaneously यानी कि साथ में exist करते हैं. हो सकता है कि कोई एक पहले आ जाए, कोई एक बाद में अटेन हो, बट दैट इज ऑल राइट. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द इन बिटवीन स्टेज और द ट्रांजिशन स्टेज और द ट्रांजिएंट स्टेज जो बोलते हैं हम लोग तो फाइनल जब दोनों के दोनों सिचुएशंस, दोनों के दोनों रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं तब एनालिसिस का बात कर रहे होंगे. बीच में एक रिएक्शन दूसरे को इफेक्ट करेगा, दूसरा रिएक्शन पहले को इफेक्ट करेगा, क्योंकि उनके बीच में कॉमन स्पीशीज है. तो इट इज काइंड ऑफ अ लूप which we aren't really bothered about. All we are focused is what happens at the end when दोनों इक्विलिब्रियम अचीव हो चुके होते हैं. समझ में आया? How I am helping you ease this process? क्योंकि इसमें बच्चों को यही डाउट आ जाता है बीच बीच में that they are going to be confused with this fact that यू नो सर एक इक्विलिब्रियम दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, दूसरा पहले को इफेक्ट कर रहा है, लाइक कैसे कैसे इसको फिर मैनेज कैसे करें. आप मत मैनेज करो, आप सिर्फ एंड के बारे में सोचो जब दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके होंगे. कैसे? यहाँ पे नोटिस करना थ्रू दिस एग्जाम्पल. लेट्स से if we begin with 1 mole each of A and B in a vessel 1 liter and the following equilibrium are established. A plus B से C बनता है और C ब्रेक होकर 2D दे देता है, एंड ये दोनों साथ में ही होते हैं. That's why C is a common species and this is the case of simultaneous equilibrium. Right?
So जैसा मैंने बताया आपको, both equilibrium affect each other as they have a common species. However, don't bother, ठीक है, don't bother about how the equilibrium is achieved. Just focus on post equilibrium calculations. कैसे होगी post equilibrium calculations? अब इसमें सेम अप्रोच रहेगा जैसा हम लोग करते आ रहे थे, विथ सम स्मॉल मॉडिफिकेशन. नंबर 1, डू मोल एनालिसिस ऑफ ईच इक्विलिब्रियम. ठीक है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक करो. ऐसा सिर्फ ऑन पेपर करना है, प्रैक्टिकली तो दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले इक्वेशन 1 इक्विलिब्रियम अटेन करेगी फिर इक्वेशन 2, ऐसा नहीं है. हो सकता है कि दूसरा वाला अटेन हो जाए पहले, पहला वाला अटेन हो जाए बाद में, या दोनों साथ में अटेन हो जाए. ठीक है, डजेंट मैटर. इट इज जस्ट ऑन पेपर जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं एक एक करके इन इक्विलिब्रियम्स को डील करूंगा. तो पहले एक का एनालिसिस करो, फिर दूसरे का एनालिसिस करो. आफ्टर डूइंग दैट एनालिसिस, यहां पर ये सेकेंड स्टेप इज अ न्यू थिंग फॉर यू, is an important step, that you need to ensure that the concentration of the common species is same throughout the analysis. What do I mean by this? ये एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा. ठीक है, जस्ट नोटिस करना इसको हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल से ही ये ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन आएगा. एंड देन जब एक बार आप एनालिसिस कर लो तो फिर आपको बस सॉल्व करना रहता है वेरिएबल्स को यूजिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, ऑलराइट. अब नोटिस करना इस स्टेप्स को कैसे अप्लाई करेंगे. ठीक है, लेट मी एक्चुअली डू वन थिंग. लेट मी नॉट यूज द ऑलरेडी रिटन थिंग्स, बिकॉज देन इट विल बी समथिंग जो कि आपको कम समझ में आएगा. मैं कराऊंगा, न्यूमेरिकल एटसेट्रा भी सॉल्व कराऊंगा, रुक जाओ. ठीक है, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन सबको याद है? ये पहला इक्विलिब्रियम है, इसका Kc1 है. दूसरा इक्विलिब्रियम है, इसका Kc4 है. दोनों के बीच में C कॉमन स्पीशीज एंड वी आर स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ A एंड B. राइट, सो वी स्टार्ट आवर एनालिसिस. पहले फर्स्ट इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करते हैं. A का 1 था, B का 1 था, C का कुछ भी नहीं था. अब पहला जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसमें से कुछ x मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, इसमें से भी x मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे और इसके x मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. ये पहले का लिख लिया एनालिसिस. इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस? ठीक है, अब दूसरे की बारी आ जाएगी. दूसरे में ये स्टार्टिंग में यहाँ पर इसको x लिखेंगे, लाइक यहाँ पर ये x बना ना पिछले वाले में, तो इसको x लिखेंगे. d कुछ है नहीं. फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो सकता है x में से कुछ y कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पर 2y प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, 2 क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है. नाउ दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है. ठीक है, बट बिफोर सॉल्विंग, ठीक है, ये हमने स्टेप 1 किया था. अब बिफोर वी कम टू स्टेप 3, अब हमें स्टेप 2 इंश्योर करना रहेगा दैट कॉमन स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट. व्हाट इज द कॉमन स्पीशीज बिटवीन द टू रिएक्शन? इट इज C. राइट, अब पहला वाला जो है उसमें लिखा है कि C का अमाउंट x मोल्स है और दूसरे में लिखा है x माइनस y मोल्स है. राइट, सो एक्चुअल में थ्रू आउट द सिस्टम C कितना होगा, ये सब एक ही वेसल के अंदर हो रहा है. एक्चुअल में C कितना होगा, पहले रिएक्शन से X प्रोड्यूस हुआ, दूसरे में Y कंज्यूम हुआ, तो एक्चुअल में C कितना होगा? कॉमन सेंस लगाना है, सिंपल. इट विल बी X माइनस Y. तो हम लोग ये इंश्योर कर देंगे that this common species, that is C, is same throughout. It is actually X minus Y only.
अब स्टेप 2 होने के बाद में नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर स्टेप 3, दैट इज सॉल्व x and y यूजिंग द टू इक्वेशंस, the two expressions of equilibrium constant, Kc1 Kc2, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, x और y का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर अब आप इक्विलिब्रियम पर a कितना होगा, b कितना होगा, c कितना होगा, d कितना होगा, वो सब आप सॉल्व करके मुझे बता पाओगे। ठीक है, समझ में आया ये एग्जाम्पल? मैं और भी 3-4 एग्जाम्पल कराऊंगा, एक एग्जाम्पल से इतना अच्छा नहीं समझ में आता है, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आएगा। हाँ हाँ, मैं कराता हूँ आदित्य, रुको एक बार, पहले एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग अब ट्राई करो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट इज दिस, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, एंड इस एनालिसिस को भी आप लिख लो। ठीक है, एक बार खुद से लिख लो। ठीक है, डोंट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, पेन पेपर आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, टेक दिस क्वेश्चन डाउन एंड देन फॉलो द स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताए। ऑलराइट, अब ये एनालिसिस खुद से लिखने की कोशिश करो जिस तरीके से मैंने करा है, देन मैच करना कि आपका एनालिसिस और ये एनालिसिस सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर पहले जो सी था उसकी जगह मैंने ए लिख दिया है। ठीक है, सो अब सेम सेट ऑफ स्टेप्स यूज करके इसको एनालाइज करो। ठीक है, सॉल्व करने की मत सोचना। ठीक है, डोंट गो फॉर सॉल्विंग, जस्ट फॉर्म द इक्वेशंस जैसा हम लोगों ने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। ट्राई करो।
ऑल राइट, सो कैसा रहा होगा अब सब एक बार ऑब्जर्व करना, ठीक है. लेट मी एक्चुअली रब द एनालिसिस एंड देन डू इट बाय माई सेल्फ, ठीक है. और आप नोटिस करना वेदर आपका ये मैचअप करा है कि नहीं करा है. सो यू स्टार्टेड विद 1 मोल ऑफ ए एंड बी ईच, ठीक है. एक एक करके दोनों इक्विलिब्रियम को हैंडल करेंगे. तो मैंने पहला इक्विलिब्रियम लिख लिया है, ठीक है. फिर दूसरा इक्विलिब्रियम देखेंगे. पहले इक्विलिब्रियम में 1 1 0, ठीक है. हाँ, दोनों में से कोई से भी स्टार्ट करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. 1 1 0, ठीक है. फिर यहां पर हुआ, इसमें से मान लो x सब्ट्रैक्ट होगा, इससे भी x सब्ट्रैक्ट होगा और ये x प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है. तो ये पहला हो गया. अब दूसरे के एनालिसिस पे आओ, ठीक है. कितना a है? 1 माइनस एक्स, d कुछ भी नहीं है. अब यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए मान लो इसमें से y मोल्स जाएंगे, तो यहां पर 2y मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है. तो ये आपका स्टेप 1 हुआ. नाउ स्टेप 2 इज टू इंश्योर that A का concentration is same throughout. So what do you think? What will be the concentration of A? पहले में X moles consume हुए, दूसरे में Y consume हुए, तो एक्चुअल में A कितना बचेगा? 1 minus X minus Y, करेक्ट. तो जो कॉमन स्पीशीज था A, that is now same और consistent throughout. Wonderful. ठीक है. तो अब आपका स्टेप 2 पूरा हो गया. नाउ यू कैन राइट द रिएक्शन, यू कैन राइट द एक्सप्रेशन K1 K2 का, ठीक है. डोंट फॉरगेट द कोएफिशिएंट्स एंड ऑल. प्रॉपर्ली आप पावर में कोएफिशिएंट्स लेके जाओ एंड देन एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है. ये समझ में आया? हाँ. अब सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. दिखने में, बोलने में मैं बोल रहा हूँ 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, बट दिस इजंट 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है. इसको सॉल्व करने में बैंड बच जाएगी. These are 2 variables and 2 non-linear equations. तो ये आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है. नहीं होगा वो, आप मेहनत भी कर लोगे तो भी नहीं सॉल्व होगा, ठीक है. मे बी आप शायद कोशिश कर रहे होगे, बट बहुत मुश्किल रहता है. तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस थोड़े अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है. कैसे? आप इस क्वेश्चन के थ्रू ट्राई करो. ठीक है. ये क्वेश्चन आपके सामने है. 3 इक्विलिब्रियम है साइमल्टेनियसली, उनके बीच में कॉमन स्पीशीज हैं एंड डेटा आपको दिया हुआ है. स्टार्ट इन द सेम वे और डू इट इन द सेम वे जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले करा, एंड देन विल डिस्कस क्या आंसर आ रहा है. ये सॉल्वेबल रहेगा, इसमें आप सॉल्व कर पाओगे क्योंकि ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है क्वेश्चन. लेट्स सी आपके आंसर्स आते हैं कि नहीं आता है. सर. हाँ बोलो प्रशस्त. सर मैं हर्ष है. हाँ बोलो. सर जो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया उसमें मुझे माइनस में ऐड किया KC1 में, वो एक बार वापस समझो. तो ये पहले स्टेप 1 कर लिया था, इसका एनालिसिस और फिर इसका एनालिसिस. यस सर. देन स्टेप 2 क्या है? जो भी कॉमन स्पीशीज है, कौन सी कॉमन स्पीशीज है यहाँ पर? A. We need to ensure that उसका concentration is common throughout. ओके. तो अब लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्विलिब्रियम में 1 माइनस एक्स लिखा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले में 1 माइनस एक्स माइनस वाई लिखा है, राइट. तो एक्चुअल में A कितना होगा? 1 माइनस x माइनस y. तो वो कॉमन सेंस से आया कि भाई पहले से x कंज्यूम हुआ, दूसरे से y कंज्यूम हुआ, तो एक्चुअल में A कितना है? 1 माइनस एक्स माइनस वाई. तो उसी को आप इंश्योर करो कि दैट इज कंसिस्टेंटली रिटन थ्रू आउट. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिख दूंगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई. हाँ सर, पर लाइक जो y था वो C2 वाले रिएक्शन में कंज्यूम हुआ था, तो पहले वाले में मतलब कैसे ऐड किया?
बिल्कुल वही डाउट पे तुम आ गए और आदित्य भी आ गया, जिसके बारे में मैंने बोला था कि अगर उस थॉट प्रोसेस में जाओगे तो फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुमने वो डाउट पूछ लिया। तुम पूछना चाह रहे हो कि सर ये यहाँ पर कंज्यूम हुआ, मतलब सेकंड वाले में वाई कंज्यूम हुआ, है ना? यस तो फिर ये पहले वाले पे इफेक्ट पड़ेगा उसका, यस फिर पहले वाले से दूसरे वाले पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे वाले से पहले वाले पे, फिर पहले वाले से दूसरे वाले, चलते चलो। ठीक है, तो इसी लूप में आपको नहीं फंसना है। एंड वही मैंने आपको बताया है दैट यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इन बिटवीन क्या हो रहा है। अब मैंने कैसे बता रहा हूं यहां पर दैट आप बीच में क्या हो रहा है उसको छोड़ दो। ठीक है, ओके आप बस इतना सोचो कि ये पहला इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है एंड दूसरा इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। कैसे अटेन हो रहा है आई डोंट केयर। ठीक है, बट जब भी ये इक्विलिब्रियम दोनों अटेन होंगे तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पहले इक्विलिब्रियम में अटेन होने में ए के 1 मोल में से एक्स मोल्स कंज्यूम हुए, बी के एक्स मोल्स कंज्यूम हुए, और दूसरे इक्विलिब्रियम में ए के वाई मोल्स कंज्यूम हुए और डी के 2y प्रोड्यूस हुए। ठीक है, कैसे भी हुए होंगे, मतलब लेट मी एक्चुअली प्रेजेंट इट इन दिस वे डायग्रामेटिकली। चलो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेट मी एक्चुअली यूज पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशंस। A is giving B and C and A is also giving 2D। ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, ये मेरा A था। ठीक है, और ये मेरा B था, दोनों का 1 1 मोल है। दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड विद। ठीक है, यहां पर भी मैं ऐसा ही A का ये दिखा देता हूं। ठीक है, अब नोटिस करना, मैं कह रहा हूं दैट बीच में क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। जो पहला रिएक्शन है वो भी इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, दूसरा भी इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। अब कुछ ना कुछ तो कंज्यूम होकर ए और बी के इक्विलिब्रियम आएगा, है कि नहीं? कहाँ गया ये हर्षल? यस सर सो मैं कह रहा हूं कि यहां पर मान लेते हैं कि ए में से एक्स मोल्स कंज्यूम हो गए, बी में से भी कुछ एक्स मोल्स कंज्यूम हो गए, राइट? एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस एक्स मोल्स सी के प्रोड्यूस हो गए। यस ठीक है, एंड वैसे ही इन द सेकेंड केस भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं दैट कुछ ना कुछ अमाउंट कंज्यूम हुआ होगा। यस सर ठीक है, मान लो y मोल्स कंज्यूम हो गए, यस राइट? एंड उससे b के 2y मोल्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, यस सर एंड इक्विलिब्रियम आ गया है। तो एक्चुअल में a के बारे में आप नोटिस करोगे तो a के x मोल्स भी कंज्यूम हुए एंड y मोल्स भी कंज्यूम हुए। ओके एंड ओके सर समझ गया इक्विलिब्रियम
अटेन हुआ। ठीक है, तो अब ये सब जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं ये इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यस सर। बस वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ओके एंड सर, समझ गया। बीच थैंक यू। में कैसी हो रही है चीजें उसके बारे में बॉदर नहीं करना है, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ठीक है सर। आदित्य, समझ में आया तुम्हें? यस सर, अगर बीच का छोड़ दूं तो समझ गया। बीच में मत जाओ, वो क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता ही करता है। ऑलराइट, इसका आंसर आने लग गया है। सर्वेश ने, प्रशस्त ने, ईशान ने निकाल लिए हैं आंसर्स। सर्वेश और प्रशस्त के आंसर सेम हैं, बट ईशान के आंसर्स थोड़े अलग हैं, और फिर अमान के आंसर भी सर्वेश और प्रशस्त से मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ईशान, या तो तुम सही कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो। दो ही पॉसिबिलिटी है, एक बार डबल चेक करो। हाँ अमान, बाकी लोग भी करो, और डबल चेक करना कि आपने कहीं पे भी, क्योंकि इसमें क्या कोफिशिएंट्स हैं 2, 3, तो इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, हाँ गौतम, तुम्हारा भी करेक्ट है आंसर। हाँ ईशान, अब तुमने करेक्ट आंसर निकाला। राइट अमान। ऑलराइट, तो इनफ टाइम दे दिया मैंने आप सबको, अब आप नोटिस करो कैसे करा होगा इसको सॉल्व। सो लेट मी रीडू द एंटायर एनालिसिस। ठीक है, स्पेशली फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू गेट अ ग्रिप। स्टेप 1, do mole analysis or concentration analysis of each reaction one by one। तो सबसे पहले a plus 2b is giving 3c को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है इनिशियली a के 8 मोल है, b के 8 मोल है, एंड देयर इज नो c। सो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे इसमें से मान लेते हैं x मोल्स कंज्यूम हो रहे होंगे, तो ये 8 माइनस x, ठीक है, 8 माइनस 2x एंड 3x मोल्स रहेंगे। ठीक है, अब सेकेंड वाले पे आ जाते हैं। तो b कितना हो गया? b हो गया 8 माइनस 2x। d कितना था? d के बारे में स्टार्टिंग में 2 मोल्स था, देयर वाज नथिंग ऑफ e। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि b के y मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये 8 माइनस 2x माइनस y, 2 माइनस y एंड 2y। ठीक है, कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना है।
अब थर्ड रिएक्शन पे आ जाते हैं। कितना बी है यहाँ पर? पहले में से 8 में से 2x और y कंज्यूम हो चुका है, और 8 a में से x कंज्यूम हो गए। 8 में से x कंज्यूम हो गया था a का, है ना, एंड f तो कुछ था ही नहीं। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे z मोल्स कंज्यूम हुए होंगे। तो कैसे लिखूंगा? ठीक है, 8 माइनस 2x माइनस वाई माइनस, यहाँ पे मान लो 3z मोल्स कंज्यूम हो गए क्योंकि 3 कोफिशिएंट था। तो यहाँ पर 8 माइनस x माइनस 2z मोल्स कंज्यूम हुए होंगे, और f के 4z मोल्स प्रोड्यूस हुए होंगे, राइट। तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 पे आ जाओ। कॉमन स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन शुड बी सेम थ्रू आउट। ए क्या कॉमन है? हाँ, पहले और तीसरे रिएक्शन में कॉमन है। पहले रिएक्शन में ए के x मोल्स कंज्यूम हुए, दूसरे में 2z मोल्स कंज्यूम हुए, ठीक है। तो एज सच ए कितना होगा? 8 minus x minus 2z. That will be the correct moles or concentration of A throughout. ठीक है। Then B क्या कॉमन है? आंसर इज यस, B कॉमन है। ठीक है, यहां पर 2x मोल्स कंज्यूम हुए, यहां पे y मोल्स कंज्यूम हुए, यहां पर 3z मोल्स कंज्यूम हुए। तो एक्चुअली में B कितना है? तीनों में कंज्यूम 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 होने की वजह से एक्चुअल बी कितना होगा? 8 माइनस 2x माइनस वाई माइनस 3z। सो माइनस वाई माइनस 3z भी यहाँ पे लिखो, यहाँ पे माइनस 3z लिखो। सो बी भी कॉमन हो गया थ्रू आउट। और कोई कॉमन स्पीशीज बची हुई है? कोई सी भी नहीं बची हुई है। तो स्टेप 2 पूरा हो गया। अब स्टेप 3 की बारी है, दैट यू कैन फॉर्म इक्वेशंस टू सॉल्व। तो इसमें दिया हुआ है कि सी ई एंड एफ इक्विलिब्रियम पे 3 to 4 मोल्स है। तो C 3x था, E 2y था, और D 4z था। सो ये 3 to 4 हो गया, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस x, y एंड z का वैल्यूज आ गया है। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर फर्स्ट इक्वेशन में लिमिटिंग रिएजेंट से नहीं लिखते, मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट। देखो ना, यहाँ पर रिएक्शन एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों में से कुछ कुछ मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो अगर A में से x हो रहे होंगे तो B में से 2x हो रहे होंगे। अगर आपका मन था यहां पर x लिखने का, तो फिर इसको x/2 करना पड़ता। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उससे, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। ओके ठीक है, तो x y z की वैल्यूज आ गई। अब आप इनको k के एक्सप्रेशंस में डाल के सॉल्व करो। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर आ रहा है? लेट मी जस्ट टेक अप। दिस इज कमिंग आउट टू बी 27/20, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 32/25। ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। क्लियर है? सॉल्व करोगे तो आएगा, मैच करना। ऑलराइट, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन में चाहूंगा कि आप इसको फॉर्मेशन, इसका इक्वेशंस लिखो, और इसमें एक छोटी सी लर्निंग रहेगी जो ये नोट के फॉर्म में मैंने यहाँ पर दी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस एक बार इसको, इसका एनालिसिस करके मुझे बता दो कि क्या इक्वेशन बन रही है K1 और K2 की, क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, चलो ट्राई करो।
ऑल राइट, तो कैसा दिख रहा है एक्सप्रेशन? ठीक है, 1 0 0 1 माइनस एक्स, एक्स एन एक्स। ठीक है, फिर b का x होगा, c का x होगा और d का 0, राइट। तो ये x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और y हो गया, राइट। अब b कॉमन है दोनों तरफ, एक में x प्रोड्यूस हो रहा है और एक में y कंज्यूम हो रहा है, तो एक्चुअल में b कितना होगा? x माइनस वाई। और c के बारे में, एक में c x प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में y प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्चुअली में c कितना होगा? x प्लस वाई। आई होप everyone was able to get this. ठीक है, जिनका नहीं आया वो मैं करके दिखा देता हूँ वापस से यहाँ पे। ठीक है, वापस से यहाँ पे नोटिस करना, a का 1 मोल है, b और c है ही नहीं, तो ये 1 माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स हो गया। फिर दूसरे पे आ गए, b का x था, c का x था और d था ही नहीं, फिर ये x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और ये y। ठीक है, तो अब स्टेप 2 इंश्योर करना है b कितना होगा, x रहेगा कि x माइनस वाई रहेगा, राइट। यहाँ पर x प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर y कंज्यूम हुआ, तो एक्चुअली में b कितना है? x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर c के बारे में सोचो, c यहाँ पर x प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे y प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्चुअली में c कितना है? x प्लस वाई। एंड नाउ step 3 that you can write k1 and k2 का expression and solve for it. ठीक है, अब नोटिस करना, sometimes there is a wrong incorrect method which students might fall for, which is they combine the reactions before analysis. After analysis आप combine कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ये k1 k2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा ना फॉर द कंबाइंड इक्वेशन। आफ्टर एनालिसिस आप कर लो और एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, ये x माइनस वाई कट जाएगा, इट इज ओके, आई डोंट माइंड दैट, बट डू नॉट कंबाइन बिफोर एनालिसिस। क्यों? आप यहाँ पे नोटिस करो, मैंने क्या करा, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया। ठीक है, क्या रिएक्शन था? एक था a गिविंग b प्लस सी और दूसरा था b गिविंग c प्लस डी। इनको मैंने ऐड कर दिया, तो b b कैंसिल आउट करके क्या लिख दिया? a गिविंग 2c प्लस डी, और दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 k2 मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर ये 1 0 0 1 माइनस जेड 2 जेड जेड लिख गया, और k1 इंटू k2 लिखकर z सॉल्व करने लग गया। सॉल्व हो जाएगा, z का वैल्यू भी मिल जाएगा, बट वो एकदम गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एक बहुत ही गलत अजम्पशन ले लिया। क्या अजम्पशन ले लिया? कि मैंने b को कैंसिल आउट कर दिया, मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि b है ही नहीं, बट ऐसा गलत है ना, b तो है ना सिस्टम में, जैसा हमने यहाँ ऊपर नोटिस किया, b के x माइनस वाई मोल्स होंगे। ऐसे कंबाइन करने में तो मैंने b खा गया। तो ऐसे, हाँ, गलत अजम्पशन ले लिया हम लोगों ने, तो ऐसे कंबाइन नहीं करना है। करेक्ट ईशान, you need to solve them separately only. Is this clear with everyone? All right, चलो ठीक है। With this we are now done with this chapter of chemical equilibrium. नेक्स्ट क्लास में मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर शुरू करूंगा। आप लोग बचा हुआ बुकलेट भी वर्कआउट करो। पहले प्रायोरिटी पे वो होमवर्क करो जो मैंने दिया है, टेक दैट ऑन प्रायोरिटी, मेक श्योर वो हो रहा है। फिर उसके बाद यू कैन टारगेट द डिफिकल्ट सेक्शंस ऑफ द बुकलेट आल्सो। ठीक है, बट मेजर फोकस वही रहेगा जो हम लोगों ने लास्ट होमवर्क लिया था।
उसके ऊपर ही फोकस रहेगा सबसे ज्यादा। हाँ, आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम से थोड़ा ज्यादा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इट इजंट ऑफ द सेम लेंथ एज वेल एज डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में हर क्वेश्चन ही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का होता है तो कैसे उसको मैनेज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। I'll give an introduction to that topic in the next class. हाँ राइट अमान। हाँ मतलब एनसीईआरटी में तो एक्चुअली देयर इज ओनली वन चैप्टर नेम्ड इक्विलिब्रियम ओनली। ये तो हम लोगों ने एक अलग केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर बनाया हुआ है, और क्यों बनाया हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करता हूँ एज एन इंट्रोडक्शन टू दैट चैप्टर, डोंट वरी, ठीक है। अभी के लिए फोकस ऑन द होमवर्क दैट आई हैव गिवन यू। चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।